हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। आज हम विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व इस चैनल पर मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 तक की चर्चा की जा चुकी है। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देखें और आगे आने वाले जो वीडियो हैं मॉडल टेस्ट पेपर के वो भी आप देख सकते हैं। तो ये बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज की चर्चा। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। देखिए, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम ऊष्माशोषी के बारे में समझेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसके विपरीत होती है, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यहाँ चूंकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पूछा है तो वो है हमारी N2 + O2 और 2NO। ये इस तरह ये अभिक्रिया जो है हमारी ऊष्माशोषी है। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न, दूसरे प्रश्न की तरफ। पीतल और कांसा दोनों में उपस्थित धातु है। देखिए, पीतल और कांसा दोनों ही एक मिश्र धातु है, और इन दोनों ही मिश्र धातु में एक धातु कॉपर धातु होती है, अर्थात हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कॉपर का प्रतीक होता है Cu। तीसरा प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तीनों जो दिख रहा है, ए में एल्केन, ब में एल्कीन और स में एल्काइन। इसमें से केवल मात्र एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता है, क्योंकि इसमें सभी बंध जो हैं एकल बंध होते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ये भी असंतृप्त है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी हमारा असंतृप्त है। एल्कोहल आपका हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है आपके एल्केन। आइए चर्चा करते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, साग सब्जियां या गोबर से जब हम उसको रख देते हैं और उसमें जब काफ़ी दिनों के बाद में उसको निकालते हैं तो आपको एक गर्मी का महसूस होती है, अर्थात उससे ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलना वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अर्थात यहाँ पर हमारा जो ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। इसी प्रकार से हमारी जो श्वसन है इसमें भी ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, इसलिए वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी जो भी अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है वो सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न पर। अधिक खाने से अपच के कारण होने वाली बेचैनी क्या लेने से ठीक हो जाती है। देखिए, अपच जो होता है वो अम्ल की अधिकता के कारण होता है, और अम्ल को शांत करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार का क्षार लेना पड़ेगा। तो हमारा जो बेकिंग सोडा होता है, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र NaHCO3 होता है, उसको लेने से हमारी बेचैनी ठीक हो जाती है। इसी बेकिंग सोडे से हम जो है वो अपना इनो बनाया जा सकता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा हल्का सा टार्ट्रिक अम्ल मिला दें तो वो इनो बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है बेकिंग सोडा से। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। तो देखिए, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है, जैसे देखिए पेप्सिन की शुरुआत हो रही है पै से, और यहाँ पर प्रोटीन की भी शुरुआत होती है पै से। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ पर 3 एंजाइम मुख्य रूप से होते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम होता है वो वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जैसा कि यहाँ दिया हुआ पेप्सिन, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है। तो देखिए, मस्तिष्क में सोचने, समझने, याद करने, इसका कार्य जो होता है वो अग्र मस्तिष्क करता है। ये हमारी इच्छी क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है, जैसे हाथ को उठाना, चलना, टहलना, ये सब क्रियाएं अग्र मस्तिष्क के द्वारा होती है।
आइए चर्चा करते हैं 9वें प्रश्न पर। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है। तो देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उनको हम सिनेप्सिस कहा जाता है। सिनेप्सिस में जो है एक रासायनिक द्रव्य भरा हुआ होता है और इसी द्रव्य से होकर के तंत्रिका आवेग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। ऊतक संवर्धन से बने कोशिका समूह को कहा जाता है। ऊतक संवर्धन से बने कोशिका समूह को हम कैलस कहते हैं। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, देखिए कोशिका विभाजन करती हैं, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, 2 से 4 बनती हैं, जब उन्हें हम एक पोषक संवर्धन माध्यम में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, उसी समूह को हम कैलस कहते हैं। आगे प्रश्न है हमारा 11वां। आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। यानी आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें आनुवांशिकता से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर स ऑप्शन हमारा सही है। 12वें प्रश्न। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो भी सजीव होते हैं वो सब जैविक घटक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे और हम जीव जंतु, ये सब जैविक घटक होते हैं। तो यहाँ पर जो है द ऑप्शन जो है पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव, ये सभी सजीव हैं और ये सभी इसके जैविक घटक हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण निर्भर करता है, तो इसका जो वर्ण है वो निर्भर करता है प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर। यानी जो भी कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, उस पर ही उसकी मात्रा निर्भर करेगी कि वो प्रकाश कितना फैलेगा। यानी स ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अब चर्चा करते हैं हमारे 15वें प्रश्न पर। 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यानी कि हमारे तार की लंबाई 10 है और उसका प्रतिरोध है 15, रुकावट जिसको हम बोलते हैं वो 15 ओम है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दें, यानी कि हमने लंबाई आधी कर दी है, तो जो हमारा प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो देखिए, हमने तार की लंबाई जो है कम करी है, आधी कर दी है, तो हमारा प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध